रैपिड फायर है भाई। चलिए जुड़िए और बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए रोज़ हम थोड़ा आज तो लेट हो गया है, लेकिन 6:30 बजे मैं कोशिश करूँगा कि पहुँच जाऊँ, और मैं करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँगा और काफ़ी मज़े से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए आज जो है हम आपके लिए पहला प्रश्न लेके आए हैं। देखिए मतलब पहला प्रश्न घंटा, मतलब पहला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन है आज का, और बड़े मज़े से काम करेंगे, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए देखिए पहला प्रश्न पे आते हैं। भाई पहली बात तो है कि कल इंडिया हार गया, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। वर्ल्ड कप का फाइनल था भाई। चलिए तो ये बताइए कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? सॉरी हाँ, कल का जो मैच है उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? और आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए पहला प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, कौन बताएंगे? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखिए ऑप्शन में है कि सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी में विक्टोरिया मरुस्थल, और ऑप्शन डी में है रवल खाली मरुस्थल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, जल्दी बोलिए। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर हम शीत मरुस्थल की बात करें, शीत मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, तो शीत मरुस्थल की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और अगर हम जो है वार्म मरुस्थल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सहारा। सहारा मरुस्थल, देखिए सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल एशिया में है, एशिया में। अच्छा गोबी मरुस्थल के साथ साथ, अच्छा गोबी मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, गर्म की ठंडा? देखिए एक गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। एशिया में कुछ ऐसे मरुस्थल जो ठंडा मरुस्थल, जैसे गोबी मरुस्थल है एशिया में, तारिम मरुस्थल, तुंगन मरुस्थल है, और एक टकला मकान मरुस्थल जो चीन में है, ये ठंडे मरुस्थल है। एशिया में एक और मरुस्थल है, भारत में है, वो स्थित है, उसका नाम है थार, ये वार्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि एशिया में ही आप ईरान में चल जाइएगा तो ईरान में दो मरुस्थल है, एक है दस्ते कबीर, दस्ते लूट, और एक मरुस्थल आपको दिखेगा रब अल खाली मरुस्थल। ये जो रब अल खाली मरुस्थल है ये आपको सऊदी अरबिया में मिल जाएंगे ना। उसी प्रकार से सऊदी अरबिया से ऊपर बढ़िएगा तो एक मरुस्थल आपको मिल जाएगा, उसका नाम है सीरिया मरुस्थल, सीरियन मरुस्थल, ठीक है। तो ये अच्छा विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ जाते हैं प्रश्न, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया मरुस्थल। वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 6 बार वर्ल्ड कप को जीता है, 6 बार वर्ल्ड कप को जीता है। भारत ने 2 बार जीता है, और वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है। पाकिस्तान 1 बार शायद जीता है, और 1 बार श्रीलंका जीता है, 1 बार जीता है इंग्लैंड, ठीक है। तो इतने लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाँ 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना वक्त लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना वक्त लगता है, बताइए जल्दी बताइए। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, देखिए पृथ्वी है ऐसे, तो जो उत्तर से दक्षिण खींचा गया रेखा है वो देशांतर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींचा गया है उसका नाम है अक्षांश। तो अक्षांश, अच्छा एक प्रश्न बनता है कि अक्षांश और देशांतर किस महासागर में मिलते हैं? तो अक्षांश और देशांतर मिलते हैं कहाँ? तो अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर जो मिलता है वो अटलांटिक ओशन मिलता है। तो प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना वक्त लगता है? तो ऑप्शन एक है 5 मिनट, ऑप्शन बी है 4.5 मिनट, ऑप्शन सी है 10 मिनट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइए कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना वक्त लगता है भाई? तो इसका आंसर ही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 4 मिनट, है ना। 4 मिनट जो है 1 डिग्री देशांतर की पृथ्वी है, तो 1 डिग्री से सॉरी 1 से दूसरे देशांतर को पार करने में हमको 4 मिनट का समय लगता है। और पूरा देशांतर को पार करने में जो ये टाइम, सॉरी ये जो एरिया कवर होता है इसको कहते हैं गोरे, है ना, गोरे। और 0 डिग्री देशांतर इसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो लंदन से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार 2900 किलोमीटर के क्षेत्र का संबद्धता के नाम जाना जाता है। मतलब पृथ्वी के, देखिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के,
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक पृथ्वी है, इसके आंतरिक संरचना को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। कोर भी 2 को होता है, एक आउटर कोर एक इनर कोर होता है कि नहीं। और मेंटल भी 2 को होता है, एक इनर मेंटल एक आउटर मेंटल होता है। तो 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर, ये हम रेपेटी के नाम जानते हैं, रेपेटी के नाम जानते हैं। इसके ऊपर 2 और होते हैं, एक होता है कोनाड, सबसे पहले कोनाड होता है, उसके बाद आता है आपका मोहरोविच, उसके बाद आता है रेपेटी, उसके बाद आता है गुटेनबर्ग, उसके बाद आता है, नहीं उसके पहले आता है लेहमान, उसके बाद आता है गुटेनबर्ग, बीच में आता है लेहमान, उसके बाद आता है गुटेनबर्ग। तो ये 5 असंबद्धताएं होती हैं पृथ्वी की आंतरिक सतह को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न पे आइए, बड़े मजे का प्रश्न भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है। ऑप्शन 1 है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन बी है अंगारा लैंड का, ऑप्शन सी है दोनों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए कि ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, जल्दी बताइए। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्तमान में तो गोंडवाना लैंड का भाग है भाई, वर्तमान में शुरू से गोंडवाना लैंड का भाग ही रहा है। अच्छा इंडिया किसका भाग है, जल्दी बताइएगा। इंडिया किसका भाग है। तो देखिए कहा जाता है कि ये जो आप देख सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए बस, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए एक पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी एक समय क्या था कि जो जितने भी लैंड मास एक जगह हुआ करते थे, इसको कहते थे पेंजिया, है ना, पेंजिया। और पानी वाले भाग जो थे उसको कहते थे पैंथालासा, ठीक है। तो इसका जब ब्रोकन हुआ, पेंजिया जब फट गया, पेंजिया जब टूट कर बिखर गया, तो आधा भाग इधर चला गया उत्तर साइड में, और आधा भाग दक्षिण भाग में रह गए। तो जो दक्षिण भाग में रह गए वो कहला गए गोंडवाना लैंड, और उत्तर में चले गए वो हो गए अंगारा लैंड, या फिर उसको कहते हैं लोरेंसिया, ठीक है। तो दक्षिण में ही, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएगा, उसके बगल में आपको दिख जाएगा यहाँ पर अफ्रीका, उसके बगल में आपको दिख जाएगा दक्षिण अमेरिका, और नीचे दिख जाएगा आपको अंटार्कटिका। तो चारों जो महाद्वीप आपको दिख जाएंगे, ये दिख जाएंगे किस में, तो गोंडवाना लैंड में। अच्छा भारत भी कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो निकल के कहाँ आ गया है, अंगारा लैंड में आ गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत वर्तमान में किसका पार्ट है, तो वर्तमान में अंगारा लैंड का है। लेकिन कभी किसका पार्ट हुआ करता था प्राचीन काल में या फिर बहुत पहले, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था भारत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंगारा लैंड का पार्ट है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अब कहता है कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। निजता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है भाई, निजता, है ना। अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 19 में निजता का अधिकार किस जो है संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ये गलत बात है ना। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वो राइट टू लाइफ है ना, राइट, यानी कि जो है जीवन का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, ठीक है। अच्छा जीवन के अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, जो है आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो निजता का अधिकार जो है 2017 में इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अच्छा अनुच्छेद 21 से कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 21A एक अलग है अनुच्छेद है, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब शिक्षा का अधिकार भी राइट टू लाइफ में ही है, याद रखेंगे, यानी कि जीवन का अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है। अगले प्रश्न में आते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता, तो कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण और मीथेन के कारण। ये तो सबसे आसान प्रश्न भाई कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। आगे देखिए कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, क्या निकलता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है, अब याद रखेंगे कि ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो फटने के बाद क्या क्या चीज निकलता है। देखिए इसमें दो इसमें शब्द आते हैं जो बार बार पूछते हैं। एक होता है लावा, एक होता है मैग्मा, है ना, मैग्मा। तो लावा और मैग्मा में अंतर समझिए इसको। अच्छा जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो उसके अंदर से जो निकलता है, क्या निकलता है, एक निकलता है जल वाष्प, ठीक है, दूसरा निकलता है गैस। तो गैस में बहुत प्रकार के निकलते हैं, तो कौन कौन निकलता है, जल वाष्प निकलता है, सल्फर निकलता है, राख निकलता है, इनमें से एक से अधिक निकलता है। तो क्या निकलता है, तो ये तीनों निकलता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है।
ठीक है। तो निकलता क्या क्या है, तो इसमें देखिए जल वाष्प तो निकल ही गए, सल्फर के जो ऑक्साइड निकलते हैं वो निकलते हैं, राख निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे चीज निकलते हैं जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पृथ्वी पर वायुमंडल बना है, पृथ्वी का जो वायुमंडल बना है ज्वालामुखी विस्फोट से ही बना है। ठीक है, तो आगे चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। तो कहता है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर, याद रखिएगा बहुत अच्छा ट्रिक है इसमें एक, हृदय से शरीर की ओर जो रक्त लेके जाता है, शुद्ध रक्त है ना, शुद्ध रक्त लेके जाने वाली जो वाहिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, सीरा कहते हैं, जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, बताइए। तो जो देखिए हृदय से जो दिलवा है ना, दिलवा से कहाँ? सिरवा में, तो दिलवा से सिरवा में जो लेके जावे है ना और को निकल जाए सीरा, ठीक, और सिरवा से जो नीचे लेके जावे है दिलवा में और कल जाए धमनी। तो याद रखिए जो दिल से सिर में सीरा और जो धमनी ऊपर से नीचे लेके आता है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम वही होता है। फ्लोएम का मतलब है ना, फ्लो एक तरीके से देखा जाए कि फ्लोएम मतलब पत्ता, हम लोग याद करने का ट्रिक में है ना, तो जो पत्ता से जड़ में लेके जाए है ना वो जाइलम, और जो जड़ से पत्ता में लेके जाए वो फ्लोएम, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर जनित है, यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? बताइए जल्दी, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? मलेरिया होगा, डेंगू होगा, इबोला होगा, जीका होगा, इनमें से एक अधिक होगा, कौन सा होगा? देखिए इन्फॉर्मेशन वेस्ट भाई, है ना। आपने जीका का भी सुना होगा, जीका एक वायरस है जो अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था, और इस जीका वायरस जो है अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है ना। जीका जो वायरस है गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है ना। इबोला भी हुआ था, अफ्रीका से ही ओरिजिन इसका हुआ था। तो ये जो है मच्छर काटने से होता है। डेंगू तो हमारे यहाँ होता ही है और मलेरिया ही होता ही है, तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन बताएंगे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आसान प्रश्न है, जिनेवा में है, वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में, वुहान में, बताइए। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएस में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। अच्छा, इसी समय आईएमएफ की स्थापना हुई थी, आईएमएफ की स्थापना हुई थी, और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। ये दोनों जो है कहाँ है? अमेरिका में है। आगे बढ़िए, कहता है कि भारत की सीमा कौन से देशों से सबसे कम लगती है? भारत की सीमा कौन से देशों से सबसे कम लगती है, बताइए। तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से। भारत की सीमा कौन से देशों से सबसे कम लगती है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान से सीमा लगती है कितना? तो 106 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे आसान प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अच्छा, जब राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए, कहता है कि महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्तार या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड ए वेगनर ने दिया था, ठीक। कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था, 1912 में। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत का पहला मुगल आक्रमणकारी कौन? सॉरी, मध्यकाल में भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है या कौन था? तो महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर और मोहम्मद बिन सैम। कौन था मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? देखिए मध्यकाल की बात कर रहा है, तो महमूद जो गजनी है वो आया है 1025 में, ठीक है, ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया है 712 में, और मोहम्मद बिन सैम आया है 1192 में। मोहम्मद गोरी, इसको कहते हैं मोहम्मद बिन सैम। अच्छा, बाबर आया 1526 में। तो ये है बाबर, सही है आंसर, इसका सही आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारत के संविधान जो वो कैसा है? कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, इनमें से कोई नहीं है। भारत के संविधान कैसा है, बताइए जल्दी। देखिए भारत का संविधान जो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, इसका प्रमाण कैसे मानेंगे अंशतः कठोर अंशतः लचीला? देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 368 में कहा गया है संविधान संशोधन की बात, कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के जो देखिए अनुच्छेद 68 के तहत 2 प्रकार के संशोधन है, लेकिन ऐसे कुल मिलाकर के 3 प्रकार के संशोधन है। एक सामान्य
बहुमत से, एक है विशेष बहुमत से, एक है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की उपस्थिति से। तो ये जो 3 प्रकार के संशोधन है, जो सामान्य बहुमत है, एक है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की उपस्थिति, इसका मतलब है कि कठोर संविधान भी संशोधन है और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आसान भी है। तो ये हो जाएगा आपका अंशतः कठोर अंशतः लचीला। आगे प्रश्न है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन सा? तो बेरिंग सागर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है, सुएज नहर जोड़ता है, इंदिरा गांधी नहर जोड़ता है। तो बताइए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन सा? तो याद रखिए सुएज नहर जोड़ता है, ठीक है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक ओशन को जो है पैसिफिक से, यानी कि प्रशांत महासागर से, ठीक। बेरिंग सागर किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ता है, बेरिंग सागर। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में किया गया था। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और एक से अधिक। देखिए अगर ये 2 ऑप्शन हो जाए, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था, लेकिन अगर 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक सचिव हुआ करते थे और एक अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये 2 ऑप्शन रहे तो ये हो जाए एक से अधिक, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक। अगला प्रश्न पे आइए, कहता है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना बहुत बार प्रश्न पूछे होंगे, बहुत बार प्रश्न पढ़े भी होंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे? एनी बेसेंट ने किया था, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एक से अधिक। तो अगर आप देखें तो एनी बेसेंट ने भी किया था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन पहले कौन किया था? तो पहले किए थे बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये इन्होंने मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या ही था, इन्होंने ये किया था अप्रैल में, है ना, अप्रैल में किए थे, अप्रैल 1916 में, और इन्होंने किया था सितंबर में, सितंबर 1916 में। तो याद रखिएगा कि पहले किए थे बाल गंगाधर, बाद में आए थे एनी बेसेंट। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? देखिए हाँ, निम्नलिखित में से भिलाई जो संयंत्र है वो उसको किस देश के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था रूस के द्वारा। आगे प्रश्न चलते हैं, भारत में पहली बार कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? भारत में पहली बार जो कुल्हाड़ी मिली है प्राचीनतम, या कहा जाता है कि एशिया में, है ना, एशिया में सबसे पहले, यानी कि सॉरी सबसे प्राचीन जो अगर वस्तु मिली है तो वो है कुल्हाड़ी। और वो मिली है कहाँ से? तो जो है भारत के मद्रास से। मद्रास में कहाँ से? तो अतिरम पक्कम से, और एक और जगह है अतिरम पक्कम, और एक है पल्लवरम से, है ना। इसको खोजा कौन है? तो ऑप्शन आता है कि दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, या फिर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1800 जो है आपको देखिए 1863 या 1864, देखिए डेट एग्जैक्टली हम भूल गए, बाद में बताएंगे आपको। देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भाई बताइए जल्दी, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अच्छा वो भी बताइएगा कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन 1 में है ए 7, ऑप्शन बी है 6, और ऑप्शन सी है 9, और ऑप्शन डी है 8। तो देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अच्छा अब केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? तो ऊपर से लिएगा तो एक हो गया J&K, एक हो गया लद्दाख, है ना, दूसरा हो गया चंडीगढ़। ऊपर से नीचे आइएगा तो दिल्ली, नीचे आइएगा तो देखिए दमन और दीव। भाई साहब यही बात यहाँ फंस जाइएगा, दमन जो है ना, दमन और दीव जो है दोनों एक हो गया है, और सबसे नया बनने वाला यही है, 2020 में बना है ये, ठीक है। अच्छा J&K यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना है? 2019 में, यानी कि अक्टूबर 2019 में बना था J&K, और 20 में बना है दमन दीव, ठीक। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपको जो है पौंडीचेरी, है ना, पौंडीचेरी जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं। अच्छा पौंडीचेरी एक ऐसा जो केंद्र शासित राज्य है जिसकी जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, और आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक। अच्छा 2 और राज्य कौन? एक है अंडमान निकोबार, एक है लक्षद्वीप। तो ये याद रखिएगा 8 राज्य हैं। सबसे नया जो है केंद्र शासित राज्य है वो है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, और उसके पहले जो नया केंद्र शासित राज्य है जो जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट कर बना था, एक बना था लद्दाख, दूसरा बना था कौन? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा इसको। अब अगला प्रश्न है कि हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है
उसको कितने भागों में विभाजित किया गया? बहुत आसान प्रश्न है, सब लोग जानते होंगे, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। तो बिल्कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है ना। किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जब परमपिता ब्रह्मा की बलि दी गई तो उनके मुख से कौन निकल गए? तो उनके मुख से निकले जो ब्राह्मण, उनके भुजा से निकले क्षत्रिय, और उनके जंघा से निकले वैश्य, और उनके पैर से निकले शूद्र। देखिए क्षुद्र की मैं बात नहीं कर रहा, मैं शूद्र की बात कर रहा हूं, है ना। शूद्र वो हैं, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि शूद्र कौन है। देखिए शूद्र वो हैं जिनकी सामाजिक दशा और आर्थिक दशा खराब हो जाती है, तो वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करके अपना जीवन यापन करते हैं, दैट इज कॉल्ड शूद्र। ठीक है। अच्छा, शूद्र जो है वो द्विज की श्रेणी में नहीं है। द्विज का मतलब क्या है? जिसका 2 बार जो है संस्कार होता है, ठीक है, 2 बार उनके संस्कार होते हैं, उसको द्विज कहते हैं, यानी कि दोबारा जन्म लेते हैं। दोबारा जन्म, दोबारा पैदा नहीं लेता, है ना। एक जन्म हुआ, वो जन्म हुआ, और दूसरा जो है पढ़ाई लिखाई की चीजें होती है, द्विज की श्रेणी में वो आता है। द्विज की श्रेणी में 3 लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, और वैश्य जो है द्विज की श्रेणी में है। और शूद्र को द्विज की श्रेणी में बाहर नहीं, उनको नहीं रखा जाता, द्विज की श्रेणी से बाहर रखा जाता है शूद्र को, तो याद रखिएगा। आगे प्रश्न कहता है कि श्रीलंका की राजभाषा क्या है? श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो श्रीलंका की राजभाषा क्या है? बौद्ध है, मंदारिन है, सिंहली है, और तमिल है। बताइए श्रीलंका की राजभाषा क्या है? देखिए श्रीलंका की जो राजभाषा है वो है आपको जो है, सॉरी, मंदारिन जो, हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है भाई साहब, सिंहली है। श्रीलंका में अक्सर 2 भाषाएं बोली जाती है, एक सिंहली बोली जाती है, दूसरा तमिल बोली जाती है। श्रीलंका का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिण और पूर्व का इलाका है, वहां पर सिंहली बोली जाती है, और उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है, जो जाफना का क्षेत्र है, वहां पर तमिल बोली जाती है। ये जो तमिल वाले जो लोग हैं वो तमिलनाडु से प्लान करके वहां गए थे, अंग्रेजों के द्वारा ले गए थे। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिस पर विवाद है, उसका नाम है कच्चा थिम्बू द्वीप, जिसको 1973 ईस्वी में श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया था, और आज भी उस पर विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका और भारत एक पाक जल संधि है, उससे अलग होता है। एक तरफ मन्नार की खाड़ी है और एक तरफ जो है आप देखेंगे कि पाक की खाड़ी है, और बीच में पाक जल संधि है। वहीं पे आपको रामेश्वरम भी दिख जाएगा। ठीक है, वहीं पे आदम का ब्रिज, जो प्राचीन जो ब्रिज है, जो राम ने बनवाया था, वो भी आपको दिखेगा वहां पर। तो अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण, लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं भाई? ऑप्शन 1 है संविधान को, ऑप्शन बी है सरकार को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल को, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका को। तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? कौन बताएंगे? बहुत आसान प्रश्न है। लोकतंत्र का प्राण, लोकतंत्र का प्राण, देखिए हम लोग को ऐसा लगता होगा कि लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहते हैं, लेकिन नहीं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं राजनीतिक दल को। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा। इसमें लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है अमेरिका के 16, यानी कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन? तो अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ही दिया था लोकतंत्र का सबसे अच्छी परिभाषा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो याद रखेंगे इसको। अब अगले प्रश्न पे आइए कि वर्तमान में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन है? हम लोग जो आज विनिमय प्रणाली का यूज करते हैं, मतलब आज जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं ना, तो खरीद बिक्री करने के लिए किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते हैं हम लोग? वर्तमान में जो मुद्रा है ना, उसका कौन से प्रकार का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है करेंसी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा एक से अधिक। तो आज जो हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो 2 प्रकार के करते हैं, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा में समझते ही हैं आप कि जितना भी गूगल पे है यानी फोन पे है, पेटीएम है, और जो भी है, ये सब जो है आपका ये है, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है। अच्छा, उसी प्रकार से देखिए एक और आता है वर्चुअल मुद्रा। वर्चुअल मुद्रा किसको कहते हैं? तो नाम सुने होंगे अधिकांश लोग कि वर्चुअल मुद्रा में आता है, यानी कि देखिए वर्चुअल मुद्रा, ये भी पूछ लेते हैं। तो वर्चुअल मुद्रा में आता है बिटकॉइन, नाम सुने होंगे बिटकॉइन, बिटकॉइन आता है, फेस कॉइन आता है, डीजी कॉइन आता है,
डीजी कॉइन आता है, ये सब है तो वर्चुअल मुद्रा, ठीक है, जिसको आप केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही देख सकते हैं, उसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। और याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया में लीगल नहीं है, अनलीगल है। बहुत सारे कंट्री में अनलीगल है, बहुत सारे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ इसको लीगल बनाया, शायद बुरुंडी वगैरह ऐसा कंट्री जहाँ पे इसको लीगल बनाया गया है। बाकी कंट्री में अभी भी अनलीगल है। इस पर बात चल रही है, सरकार इस पर एक रेगुलेशन लाने की बात कर रही है। तो चलिए, अच्छा दूसरी प्रकार एक बात बताइए, एक प्रश्न और पूछता है कि जो हम लोग मुद्रा यूज करते हैं, खास करके सिक्का हो गया या नोट हो गया, तो उसका मेटेलिक वैल्यू ज़्यादा होता है कि उसका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है? यानी कि मुद्रा जो बना होता है मेटल का, तो उसका मेटल का जो मूल्य ज़्यादा होता है, उस पर लिखा हुआ मूल्य ज़्यादा होता है? जो बताइएगा, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसका मूल्य किसका ज़्यादा होता है, मेटल का मूल्य कि उस पर लिखित जो है ये होता है, क्या कहते हैं, उस पर अंक होता है, उसका मूल्य ज़्यादा होता है? तो याद रखिए, मैं बता देता हूँ आपको, तो उस पर लिखित अंक का मूल्य ज़्यादा होता है, मेटेलिक मूल्य कम होता है लिखित मूल्य से, अंकित मूल्य से, है ना। तो अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है 96%, 97%, 96.6% और जो है 99%। तो महासागरों में जो जल है वो है 97%, है ना। लगभग 2 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है, यानी कि 874% जो है, इसे 4% ही कहता है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.74% जो है जल वो आपको दिख जाता है महासागर, सॉरी, जो 2.74% जल है वो मीठा जल है, वो पहाड़ों पर है, यानी कि जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, पृथ्वी के अंदर संरक्षित है, जो हम लोग पीते हैं। बाकी जो है 97.समथिंग%, 2-3% जो जल है वो अभी भी महासागर में संरक्षित है। अच्छा, जो हम लोग मीठा जल पीते हैं उसका सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे संरक्षित है? तो वो सबसे अधिक मात्रा में संरक्षित जल बर्फ के रूप में है, जो अंटार्कटिका में है। और मीठे जल का जो संरक्षित भाग है उसका 20% जो जल है वो बैकाल झील में है, जो रशिया में जमा हुआ है, रूस में है। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया था, 1917 में किया था, और इसको कहते हैं नील आंदोलन, है ना। तिनकठिया पत्ती को अंत करने के लिए चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का बड़ा योगदान था। आगे प्रश्न है कि नीति आयोग कब बना था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। और देखिए, याद रखिए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक। और जो इसके पहले क्या हुआ था, नीति आयोग की जगह पर क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग, इसका गठन 1950 में किया गया था, 1950 में किया गया था। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि भारत में जितने भी संसाधन है उसका मुआयना करना, और जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, और जो केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों का बंटवारा करना। और आज भी वही काम है, जो नीति आयोग है उसका भी वही काम है, संसाधनों का मुआयना करना, राज्य और केंद्रों के बीच में संसाधनों का बंटवारा करना। तो याद रखिए, और केंद्र और राज्यों के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा करना, इसका काम। आगे बढ़िए कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो कहा था किसने? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मंगल पांडे और विवेकानंद। देखिए, वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने, ठीक। अच्छा, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया था विवेकानंद ने, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद में शामिल नहीं है कौन? भारतीय जो संसद है, संसद भवन कहाँ है भैया? संसद भवन नई दिल्ली में है ना। दिल्ली में आपको दिख जाएगा संसद भवन। अच्छा, इस संसद भवन जो है वो किसने इसको डिजाइन किया था, आप कमेंट करेंगे। देखिए, भारतीय संसद में शामिल कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कौन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। बाकी 3 संस्थाएं जो है, याद रखिएगा कि संसद में शामिल है। इन्हीं 3 संस्थाओं से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक। अच्छा, नया जो संसद बना है विस्टा, वो इसको बनाने का काम किसने किया है? तो इसको बनाने का काम किया है टाटा ने, है ना। टाटा ने इसको बनाया है। और ये जो पुरानी संसद भवन है वो किस मंदिर पर आधारित है? इसको भी याद रखिएगा। तो ये पुरानी जो संसद है वो 64 योगिनी मंदिर पर आधारित है। अच्छा, ये बताइएगा कि नया जो संसद है वो किस मंदिर पर आधारित है? मंदिर, उसका बेस मॉडल किस मंदिर पर है? इसको भी आप बताइएगा जरा सा। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, बताइएगा। अनुच्छेद है 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 208 और अनुच्छेद 112। तो याद रखेंगे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन
अच्छा बताइए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है स्पीकर, है ना, स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति बुलाता है इसका अध्यक्ष, इसका संयुक्त अधिवेशन। और 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। अभी तक भारत में 2 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन है जो बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बियर में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है, शैंपेन में कितना होता है, रम में कितना होता है और सोडा में कितना होता है? तो बताएंगे कि इसमें गलत कौन है, बताइएगा। देखिए इसमें सोडा में गलत है, सोडा में 0% होता है, तो ये भी याद रखेंगे। मूल ढांचा का सिद्धांत न्यायालय के द्वारा दिया गया कब? मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कब दिया गया है? किस केस में दिया गया है? केशवानंद भारती में, बेरूबाड़ी में, मेनका गांधी केस में, या फिर निर्भया में? निर्भया केस हाल का है, 2011-12 का केस ही है। और जो देखिए, तो ये दिया मूल ढांचा का सिद्धांत का मतलब क्या? बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद केस में दिया गया था न्यायालय के द्वारा, और अब तक का सबसे बड़ा बेंच के द्वारा दिया गया है ना। तो याद रखिएगा 15-3 के बेंच से ये जो है, ये सॉरी नहीं, ये दिया गया था आपको 13, नहीं, ये दिया गया था 12-3 के बेंच से इसको स्थापित किया गया था। एक बेंच याद नहीं आ रहा है हमें। हाँ, तो अब देखिए कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 है कुरान में, ऑप्शन बी है वेद में, ऑप्शन सी है ब्राह्मण में, और ऑप्शन डी है पुराण में। तो बताइए कि वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सिंपल सा है, वेद में किया गया। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद उसको कहते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। सबसे नया वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद ये अकबर के काल का वेद भी है, कहते हैं इसको अकबर के काल में। तंत्र मंत्र का वेद भी इसको कहते हैं अथर्ववेद को, ठीक है। अच्छा, गीत का वेद किसको कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, और एक तुरंत सेशन आके लेके आएंगे हम 9 बजे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। हम मिलेंगे आपसे 9 बजे, तब तक के लिए